नमस्कार मित्रों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 19 सितंबर 2022 और आज का दिन है सोमवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या-क्या देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे एनआईए के बारे में कि एनआईए किस तरह से काम करती है और क्या इसके फंक्शन होते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो नक्सलिज्म क्या है और इसके कारण क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है और भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या योजना बना रखी है। फिर हम देखेंगे कि सैलानियों को लुभाने के लिए भारत सरकार ने किस तरह की पर्यटन नीति अपनाई है और भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है। नीति और नियत आपका मुद्दा, इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये GS1, GS2, GS3 से रिलेटेड है। उसके बाद हम सूर्य के बारे में देखेंगे, सूर्य से संबंधित फैक्ट्स को जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम नए आशियानी को धीरे धीरे अपना रहे मेहमान चेते, तो यहाँ हम जो नेशनल पार्क है इंडिया के उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर विमर्श में तकनीकी निर्माण के पथ पर अग्रसर भारत, तो आप इसे स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि जो सिलिकॉन है वो किस तरह से भारत के लिए महत्वपूर्ण है और किस किन उद्योगों में जो सिलिकॉन जो चिप है उसका इस्तेमाल किया जाता है और भारत को क्यों सिलिकॉन चिप में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है और किस तरह से ये आने वाले समय में जो डिजिटल इंडिया है, जो डिजिटल इकोनॉमी है उसमें महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फिर हम WTA के बारे में देखेंगे, फिर G20 के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम जो G20 है, WTA इनके बारे के अलावा कहीं न कहीं जो इंडोनेशिया है उसके मैप का भी एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बायो डी कंपोजर तकनीक क्या है और इसको लेकर किसानों में विरोध क्यों है। फिर हम ब्रिटेन का मैप देखेंगे कि यूके, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन में क्या अंतर होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसमें कितने देश है और ये कार्य क्या करता है। फिर उसके बाद हम पाकिस्तान की मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ नॉलेज के लिहाज से देखेंगे कि सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार किसने दिया। फिर हम देखेंगे जो भारत पाक के बीच में जल बंटवारों को लेकर हुआ था सिंधु जल समझौता, तो उसके बारे में देखेंगे कि क्या था सिंधु जल समझौता और किन नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करेगा, कौन सी नदियों का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और कितना करेगा, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद हम NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में देखेंगे कि इसके महानिदेशक कौन है, इसके बारे में विवरण देखेंगे, इसका विजन और मिशन क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो नेशनल पार्क्स है इंडिया में उनको लोकेशन को देखेंगे कि कहाँ कौन से नेशनल पार्क्स अवस्थित हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि बायो डीकम्पोजर तकनीक क्या है। उसके बाद देखेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में देखेंगे कि इसकी वर्किंग क्या होती है, ये क्या डिसीजन लेती हैं और इसकी बैठक कब होती हैं और ये किन किन मुद्दों पर बातचीत करती हैं। फिर उसके बाद हम गूगल मैप को देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंडोनेशिया को मैप को, फिर पाकिस्तान की मैप को देखेंगे कि पाकिस्तान बाढ़ आ रही तो क्यों आ रही है। तो इस तरह से ये हमारी कंट्रीज के मैप एनालिसिस रहेंगे। फिर उसके बाद हम सूर्य के बारे में देखेंगे, सूर्य की लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे और फिर जो एनाटॉमी है सन की उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम बौद्ध सर्किट, फिर रामायण सर्किट को देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटेन के बारे में और जो यूके, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो नक्सलवाड़ी गांव है वो कहाँ पर है उसको गूगल मैप में देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट नक्सल क्षेत्र से प्रभावित है उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर नक्सलवाड़ी के कारण क्या है उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम G20 मैप के बारे में देखेंगे, इनका मैप देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे WTA के बारे में, इसके बारे में फैक्ट को देखने का प्रयास करेंगे कि ये क्या करती हैं। फिर हम जो सिंधु है जल समझौता उससे संबंधित पहलुओं को देखेंगे कि सिंधु जल समझौता क्या है और किन नदियों को लेकर ये समझौता हुआ था। फिर हम देखेंगे कि जो नक्सलवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारण क्या है। फिर जो अफेक्टेड एरिया नक्सलवाद से उनसे निपटने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं और जो नक्सलवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार की
समाधान योजना क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह आज हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो पीएफआई के 40 ठिकानों पर एनआईए के छापे। तो जीएस3 चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित है। तो पहले देख लेते हैं कि जो मुद्दा क्या एक्चुअल में चर्चा में क्यों है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजन करने से जुड़े एक मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 40 ठिकानों पर छापेमारी की है। और कहीं ना कहीं छापेमारी में वहां से अन्य आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त हुई है। और कहीं ना कहीं जो पीएफआई है ये भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का षड्यंत्र रच रहे थे और देश की संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने के लिए जो ये आरोपित है न कहीं ना कहीं जो पीएफ के कार्यकर्ताओं की भर्ती शुरू कर रहा था। और कहीं ना कहीं जो आतंकी गतिविधियों धार्मिक आधार पर दुश्मनी भड़काने का प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाए होते जिन्होंने पीएफआई ने कराटे प्रशिक्षण के नाम पर खास समुदाय के खिलाफ युवाओं को भड़काया जाता और नफरती भाषण दिए जा रहे थे। तो इसी को देखते हुए एनआईए ने जो पीएफआई है उसके 40 ठिकानों पर छापेमारी की है। तो अब देखते हैं हम एनआईए के बारे में। पहले देखते हैं कि जो एनआईए है यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी हिंदी में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। तो इसके महानिदेशक कौन है? तो श्री दिनकर गुप्ता आईपीएस महानिदेशक है इसके बारे। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण दिवस एवं अलंकरण समारोह 21 अप्रैल 2020 को तो पिछले कई वर्षों में भारत सीमा पार से प्रायोजित बड़े पैमाने पर आतंकीवाद का शिकार रहा है। न केवल उग्रवाद विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बल्कि भीतरी इलाकों और प्रमुख शहरों के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमले और बम विस्फोटों आदि के रूप में आतंकवादी हमले की असंख्य घटनाएं हुई और आधी बड़ी संख्या में ऐसी घटनाओं के जटिल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पाए जाते हैं। और अन्य गतिविधियों जैसे हथियारों ड्रग्स की तस्करी नक्सली मतलब नकली भारतीय मुद्रा को प्रचलन में लाना सीमा के पार से घुसपैठ करना और अन्य गतिविधियों के साथ संभावित संबंध आदि पाए जाते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि आतंकवाद और कुछ अन्य कृत्यों जिनके राष्ट्रीय प्रभाव से संबंधित अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय स्तर पर एक जांच एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए। और इसी में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कहीं ना कहीं अपनी समितियों अपनी रिपोर्ट में इस बात का सुझाव दिया कि इस तरह की एक केंद्रीय एजेंसी होनी चाहिए जो आतंकवाद से निपट सके। सरकार ने शामिल मुद्दों पर उचित विचार और जांच के बाद जांच के लिए विशिष्ट अधिनियमों के तहत विशिष्ट मामलों को लेने के प्रावधानों के साथ एक समवर्ती क्षेत्राधिकार ढांचे में एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना के लिए प्रावधान करने के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव दिया। फिर आता है एनआईए अधिनियम 2008 को अधिनियमित किया गया और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए का जन्म हुआ और वर्तमान में एनआईए भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। तब हम इसके विजन को देखने का प्रयास करते हैं इसकी विजन क्या है इसका सोच क्या है। तो उससे पहले आप यहाँ एनआईए कार्यालय को देखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में और बाकी जो कार्यालय की जो शाखाएं हैं वो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया में फैली हुई है। अब हम इसके जो विजन और मिशन को देखने का प्रयास करते हैं। तो इसकी सोच को देखते पहले कि जो एनआईए उसकी सोच क्या है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का लक्ष्य सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों में मेल खाने वाली पूरी तरह से पेशेवर जांच एजेंसी बनाना। एनआईए का उद्देश्य उच्च प्रशिक्षित साझेदारी उन्मुख कार्यबल के रूप में विकसित करके राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जांच में उत्कृष्टता के मानकों को स्थापित करना। एनआईए का उद्देश्य मौजूदा और संभावित आतंकवादी समूहों व्यक्तियों के लिए प्रतिरोध पैदा करना और इसका उद्देश्य सभी आतंकवादी संबंधित सूचनाओं के भंडार के रूप में भी विकसित करना है। अब इसके मिशन को देख लेते तो इसका मिशन क्या है। तो जांच के नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके अनुसूचित अपराधों की गहन पेशेवर जांच और ऐसे मानक स्थापित करना ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एनआईए को सौंपे गए सभी मामलों का पता लगाया जा सके। दूसरा है प्रभावी और त्वरित मुकदमा सुनिश्चित करना। तीसरा एक पूरी तरह से पेशेवर परिणाम उन्मुख संगठन के रूप में विकसित होना। भारत के संविधान और भूमि के कानूनों को बनाए रखना
मानव अधिकारों की सुरक्षा करना और व्यक्ति की गरिमा को प्रमुख महत्व देना है। चौथा है नियमित प्रशिक्षण, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं के प्रदर्शन के माध्यम से एक पेशेवर कार्यबल का विकास करना। अगला है सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वैज्ञानिक स्वभाव और प्रगतिशील भावना का प्रदर्शन करना। एजेंसी की गतिविधियों के हर क्षेत्र में आधुनिक तरीकों और नवीनतम टेक्नोलॉजी को शामिल करना। एनआईए अधिनियम के कानूनों प्रावधानों के अनुपालन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पेशेवर और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना। आतंकवादी मामलों की जांच में सभी राज्यों और अन्य एजेंसियों की सहायता करना। आतंकवाद से संबंधित सभी सूचनाओं का एक डेटाबेस बनाना और राज्यों और अन्य एजेंसियों के साथ उपलब्ध डेटा बेस को साझा करना और अन्य देशों में आतंकवाद से संबंधित कानूनों का अध्ययन विश्लेषण करना और नियमित रूप से भारत में मौजूद कानूनों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना और जब भी आवश्यक हो प्रवर्तनों का प्रस्ताव करना और निस्वार्थ और निडर प्रयासों के माध्यम से भारत के नागरिकों का विश्वास जीतना। तो ये इसके मिशन सोच है। और हमने देख लिया कि इसकी स्थापना के कारण क्या थे, कब स्थापना की गई, और इसका हमने मैप भी देख लिया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, कार्यालय की शाखाएं कहाँ और इसके जो महानिदेशक है वो कौन है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। अब देखते हैं हम GS1 से संबंधित नक्सलिज्म, और मेन तो इसको हम GS3 से जोड़ने का प्रयास करेंगे, यानी इंटरनल सिक्योरिटी। और GS2 से भी जोड़ सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है जो नक्सलिज्म से निपटने के लिए। तो ओडिशा में 700 नक्सलियों व उनके समर्थकों ने किया आत्मसमर्पण। तो नक्सली कमांडर के पुतले जलाए और कहा आप नक्सली गांव में घुसे तो खदेड़ देंगे। तो देखते हैं कि जो चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो उड़ीसा के मलकानगिरी और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित विभिन्न गांवों के 700 नक्सलियों व समर्थकों ने शनिवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, और इनमें सबसे बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो माओवादियों के रसद, पानी व सूचनाओं पहुंचाने से लेकर आश्रय देने में भूमिका निभाते और उनका समर्थन में खड़े रहते थे। तो अब देखते हैं हम जो इसके कारण क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और आने वाले समय में इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। तो अब देखते हैं कि नक्सलवाद यानी नक्सलिज्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गांव से हुई, और इसलिए इस उग्रवादी आंदोलन को नक्सलवाद के नाम से भी जाना जाता है। और जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी द्वारा शुरू किए गए इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। ये आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग की नीतियों का अनुगामी था और इसलिए इसे माओवाद भी कहा जाता है। और आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। अब देखते हैं कि जो नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारण क्या है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार माओवादी हिंसा को मुख्यतः कानून व्यवस्था की समस्या मानती रही है, लेकिन इसके मूल में गंभीर सामाजिक आर्थिक कारण भी रहे हैं। तो कारणों को देखते हैं। तो नक्सलियों का कहना है कि वे उन आदिवासी और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। वे जमीन के अधिकार एवं संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल है और यहाँ जीवन यापन की बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संसाधन के दोहन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ न सड़कें हैं, न पीने के लिए पानी की व्यवस्था, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और न ही रोजगार के अवसर हैं। और नक्सल फिर अन्य है कि जो नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे। नक्सली सरकार के विकास कार्यों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं, और वे लोगों से वसूली करते हैं एवं समानांतर अदालतें लगाते हैं। प्रशासन तक न पहुंच पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा, विकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच गठबंधन को मजबूत किया है। अब देख लेते हैं कि जो कहीं ना कहीं जो नक्सल प्रभावित जिले हैं की संख्या को लगभग इसके 5वें भाग तक कम करने के निर्णय लिया गया है, और इस प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो देख लेते हैं। तो विशेष केंद्रीय सहायता यानी स्पेशल सेंटर असिस्टेंट
सार्वजनिक संरचनाओं और सेवाओं के बीच मौजूदा खाई को खत्म करने हेतु शुरू की गई है। फिर ये सड़क परियोजना यानी सड़क संपर्क परियोजना यानी रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरुआत की गई है। कौशल विकास परियोजना यानी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि वहाँ के जो युवा है उनको रोजगार के लिए कहीं ना कहीं स्किल मुहैया कराई जाए। शिक्षा संबंधी पहल यानी एजुकेशन इनिशिएटिव किया गया जिसमें नए केंद्रीय विद्यालय यानी केविस और जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जेएनवी के निर्माण हेतु मंजूरी। एकलव्य मॉडल के तहत अधिक स्कूल खोलने की भी योजना बनाई गई है। फिर वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी जो अफेक्टेड क्षेत्र है वहां प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों को 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो अफेक्टेड एरिया से जेलों को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता को अधिक विशेषीकृत बनाने के साथ साथ सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट को भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। यानी सोशल ऑडिट यानी जो गवर्नमेंट पॉलिसी लगा रही है एक्चुअल में वो जमीन पर उतर रही है या नहीं, या उनका इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए सोशल ऑडिट किया जाता है। और नक्सलवाद से निपटने के लिए समाधान पहल, तो पिछले वर्ष नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 8 सूत्री समाधान नामक एक कार्य योजना की शुरुआत की है। तो देख लेते हैं कि जो समाधान है उसके फुल फॉर्म क्या है। तो एस का मतलब स्मार्ट लीडरशिप यानी कुशल नेतृत्व। ए का मतलब एग्रेसिव स्ट्रेटेजी यानी आक्रामक नीति अपनाना। एम का मतलब है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग यानी प्रोत्साहन और प्रशिक्षण करना। ए का मतलब है एक्शनेबल इंटेलिजेंस यानी कारगर खुफिया तंत्र विकसित करना। डी यानी डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड की रिजल्ट एरिया यानी कार्य योजना के मानक। और एच का मतलब है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी यानी कारगर प्रौद्योगिकी को विकसित करना। ए का मतलब एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट यानी प्रत्येक रणनीति की कार्य योजना। और एन का मतलब है नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग यानी नक्सलियों की वित्त पोषण को विफल करने की नीति पर काम करना। तो ये थी, हमने देख लिया कि किस तरह से सरकारें वो काम करी, इसके उत्पत्ति के कारण क्या, इसके समाधान कैसे हो सकते हैं। तब हम मैप देखते हैं जो इंडिया नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ दिखाया हुआ कि जो रेड कलर में है वो सेवरली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो कितनी है 51 है। फिर मॉडरेटली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 18 और मार्जिनली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कितनी, तो 62 और टारगेट डिस्ट्रिक्ट कितनी है 34। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाया हुआ कि उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है एक तरह से अफेक्टेड है। फिर यहाँ पर दिखाया हुआ कि जो झारखंड है बिहार वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा यानी सिर्फ मतलब भी बहुत ही गंभीर क्षेत्र है जहाँ कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद की समस्या है। जहाँ हम अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो वो इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बहुत ही गंभीर रूप से नक्सलवाद से प्रभावित है। तो इस तरह से आप इस मैप का और एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन से क्षेत्र गंभीर रूप से नक्सलवाद से प्रभावित है, जहाँ दंड कारण्य क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर पता है हमें कि कहीं ना कहीं जो जंगल आदिवासी क्षेत्र बाउल इलाके में रहते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ जंगल भी है जो कहीं ना कहीं जो आदिवासियों के निवास स्थान है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर दिखाया हुआ कि बहुत ही सीवियरली अफेक्टेड नक्सल क्षेत्र है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूर्वोत्तर और कहीं ना कहीं पूर्व का क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं पर अभी अविकसित भी है। दूसरा है यहाँ पर जो जंगल है एक तरह से, जो यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार आ गया है तो कहीं ना कहीं एक तरह से जंगल है, पठारी क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में ज्यादा निवास करते हैं। तो इसीलिए देख सकते हैं हम कि किस तरह से जो क्षेत्र प्रभावित है। और इसके आसपास देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये पूरी तरह से इसके बीच में गंभीर, फिर एक तरह से मॉडरेटली और फिर देखा जाए तो एक तरह से मार्जिनली अफेक्टेड है। तो धीरे धीरे सरकार प्रयास कर रही है कि इसे पूरी तरह से निपटा जा सके और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। फिर हम आखिरी में जो नक्सलबाड़ी गांव है उसको गूगल मैप में देखने का प्रयास करेंगे। सैलानियों को लुभाने के लिए ब्रिटेन समेत 20 देशों में खोलेंगे पर्यटन दफ्तर। तो पहले इसको जोड़ते हैं कि किस पेपर से संबंधित है। तो GS1 से जोड़ सकते हैं, हिस्ट्री से, इंडियन कल्चर से, GS3 से यानी टूरिज्म और इंडियन इकोनॉमी में जो टूरिज्म है वो किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो पहले चरण में उन देशों को चुना गया है जहां से आते हैं ज्यादा पर्यटक। तो देखो भारत मुहिम के तहत विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए प्रवासी भारतीयों को भी किया जाएगा प्रेरित। तो कोरोना काल से पटरी से उतरने के बाद जो पर्यटन क्षेत्र को कहीं ना कहीं एक तरह से रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटकों को लुभाने की कोशिश कर रही है। और इसके तहत क्या कदम उठाए गए थे, इनमें भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों
को मुक्त वीजा देने सहित दुनिया के 160 देशों से ज्यादा देशों में ई वीजा यानी इलेक्ट्रॉनिक वीजा की सुविधा शामिल है। इसके तहत ब्रिटेन सहित दुनिया के 20 देशों में पर्यटन दफ्तर खोले जाएंगे और ये कार्यालय भारतीय दूतावासों के अंदर ही होंगे और उन्हीं की देखरेख में काम करेंगे। और सभी दूतावासों को अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी काम करने के निर्देश दिए गए। और देखो भारत मुहिम के तहत प्रवासी भारतीयों को संबंधित देशों से ज्यादा लोगों को भारत घूमने के लिए प्रेरित करना और उन्हें लोगों के और लाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र का ये जोर इसलिए है क्योंकि देश में पर्यटन से होने वाली आय में विदेशी पर्यटकों का बड़ा योगदान होता है। वर्ष 2019 में भारत ने विदेशी पर्यटकों से 2.11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की कमाई की थी। और वैसे भी पर्यटन का क्षेत्र विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है और आने वाले समय में जो सरकार है कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय पर्यटन नीति लाने पर प्रस्ताव कर रही है, अभी उसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। तो देश को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में जुटी केंद्र सरकार पर्यटन को बड़ा रफ्तार देने की तैयारी में है। इसके तहत वर्ष 2025 तक देश में करीब 100 नए हवाई अड्डे शुरू किए जाएंगे और अभी कितने तो 140 हवाई अड्डे हैं। पर्यटन की संभावना से जुड़े सभी स्थलों को हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही रेलवे के नेटवर्क को भी मजबूत बनाया जाएगा। और कोरोना महामारी से पहले भारत की जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 7% था। इन नई पहलों के जरिए इस हिस्सेदारी को बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। और कहीं ना कहीं जो रामायण है, जो केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने बताया कि जो रामायण, हिमालयन और बौद्ध सर्किट की तरह देशों में अब एक अम्बेडकर सर्किट भी तैयार किया जाएगा और रेलवे की मदद से इन सर्किटों को जल्द से जल्द स्पेशल ट्रेनों की तरह जोड़ा जाएगा। ये तो हमने बात कर ली कि जो पर्यटन है उसके लिए क्या कर रही सरकार, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों मतलब इतना फोकस कर रही है इस पे। तो कहीं कि एक तरह से तो फॉरेन का है, मतलब फॉरेन रिजर्व का एक उद्देश्य आता है। दूसरा है कि पर्यटन से कहीं ना कहीं जहाँ पर्यटन घूमने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे वहाँ की बेरोजगारी कम होती है। अब बेरोजगारी कम होती है तो क्या होता है कि जो समाज में जो क्राइम्स होते हैं, क्योंकि जो बेरोजगार रहेगा तो कुछ ना कुछ अन्य जो गतिविधियां उनमें लिप्त होने की प्रयास करता रहेगा, यानी जो एक तरह से अवांछनीय गतिविधियों में, तो उसे रोकने के लिए क्या किया जाए, तो उसको रोजगार दे दिया जाए। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो शांति आएगी, समाज में शांति स्थापित होगी, जिससे जो समाज है उसमें गति मिलेगी। दूसरा है कि जो कल्चर है, टूरिज्म, इससे क्या होगा कि जो भारतीय संस्कृति वो विदेशियों में फैलेगी। तो इससे क्या होगा कि भारत की कहीं जो एक तरह से सॉफ्ट पावर है उसको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो भारत है उसको वर्ल्ड पावर बनने में भी मदद मिलेगी। तो इस तरह से हमको देखना कि इससे इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से बूस्टअप मिलेगा। और तो अब हम देख लेते हैं कि जो सर्किट्स की बात की हमने, जो रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट को देखते हैं। तो हम पहले बौद्ध सर्किट को देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैप है और ये ऊपर नेपाल आ गया है, यानी ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार वाला क्षेत्र आ गया है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो बुद्ध से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र है, एक तो बौद्ध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली और केसरिया, कुशीनगर और लुम्बिनी और कपिल वस्तु, श्रावस्ती और ये वाराणसी और सारनाथ। तो कहीं ना कहीं इनको एक स्पेशल ट्रेन के थ्रू जोड़ा जाएगा कि मान लीजिए कोई जो बौद्ध का अनुयायी हो या बौद्ध के बारे में जानना चाहता हो या बौद्ध स्थलों को घूमना चाहता है, तो उसे अलग अलग ट्रेनें ना पकड़नी पड़े, सीधा वो कहीं ना कहीं एक ट्रेन पकड़े। मान लीजिए वो वाराणसी से पकड़ता है तो उसने अपना टारगेट डिसाइड किया कि मुझे पूरे बौद्ध सर्किट को घूमना है, तो उसे एक ही ट्रेन में सारी सुविधाएं मिल जाए, खाने पीने की सारी। तो यहीं से वो घूमता हुआ कहीं ना कहीं सारनाथ, वाराणसी से होता हुआ श्रावस्ती, कपिल वस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, कहीं ना कहीं जो वैशाली होती है, नालंदा, राजगीर, बोध गया घूम सके। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये क्षेत्र जो वाराणसी, सारनाथ कहाँ अवस्थित है, तो गंगा के किनारे अवस्थित है। या घाघरा नदी जा रही है जो कहाँ मिलती, जाकर बिहार में जाकर कहीं ना कहीं गंगा में जाकर मिल जाती हैं। तो इस तरह से हमको इसको इतिहास से भी जोड़कर देख सकते हैं हम। और कहीं ना कहीं एक तरह से तो हमें टूरिज्म के लिहाज से तो देखना ही है इस खबर को। अब हम जो रामायण सर्किट है उसको भी देख लेते हैं कि कौन से क्षेत्र जो रामायण सर्किट से संबंधित है। तो देश में राम के पद चिन्ह, तो स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत पर्यटन मंत्रालय देश में रामायण सर्किट का निर्माण कर रहा है। शुरुआत में अभी भगवान राम से जुड़ी 15 जगहों को चिन्हित किया गया है। तो जैसे इधर दिखाया हो कि जो रामेश्वरम कहाँ है, तो तमिलनाडु में, हम्पी में कर्नाटक में दिखाया हुआ है, जो नासिक और नागपुर में महाराष्ट्र में दिखाया हुआ है।
और कहीं ना कहीं जो अयोध्या और श्रृंगेरपुर और चित्रकूट कहाँ दिखा हुआ है? यूपी में, बिहार में सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। बिहार में जो संबंधित है राम से, ये नंदीग्राम पश्चिम बंगाल, महेंद्रगिरी उड़ीसा, जबलपुर छत्तीसगढ़, माफ कीजिए जगदलपुर छत्तीसगढ़ और भद्राचलम तेलंगाना और चित्रकूट मध्य प्रदेश में। तो इन सबको जोड़ा जाएगा किसके थ्रू? तो एक स्पेशल ट्रेन के थ्रू जोड़ा जाएगा कि मान लीजिए कोई रामायण से संबंधित जो स्थल है उनको देखना चाहता है तो उसे अलग अलग ट्रेन ना पकड़नी पड़े, यानी एक ऐसी कनेक्टिविटी की जाए जो सारे स्थलों पर उसको घुमा सके। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब देखते हैं हम अगली खबर। तो सूर्य की सतह पर M8 श्रेणी की ज्वाला का विस्फोट। तो अब इसे जोड़ते हैं किसे? तो कहीं ना कहीं फिजिकल ज्योग्राफी से, सोलर सिस्टम से और ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से जोड़कर देख सकते हैं इस खबर को हम। तो सूर्य फिर से सक्रिय हो चला है। सूर्य की सतह पर M8 श्रेणी की ज्वाला का विस्फोट हुआ है और वैज्ञानिक इस भूचुंबकीय सौर तूफान के धरती के करीब पहुंचने की आशंका जता रहे हैं। और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिच नैनीताल के वैज्ञानिकों ने इस घटना का पूर्वानुमान सप्ताह भर पहले ही लगा लिया था। तो अब कहीं ना कहीं जो ये वजह से क्या होगा कि जो सन स्पोर्ट से बड़ी ज्वाला यानी विस्फोट उठने की आशंका है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे कहीं ना कहीं जो पृथ्वी के ऑर्बिटर में घूमते सैटेलाइट को सौर तूफान से बड़ा खतरा होता है, इसलिए सैटेलाइट संचार करने वाली एजेंसियों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो भूज चुंबकीय सौर तूफान से सैटेलाइट, विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व हवाई उड़ानों के लिए बड़ा खतरा है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं इतनी चिंता जाहिर की गई है कि जो ये सक्रिय हुआ है एक तरह से, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दिखाया हो कि किस तरह से ये प्रभावित करेगा सैटेलाइट को, है उपकरणों को। अब देखते हैं हम सूर्य के बारे में कुछ जानकारी। तो ये द सन रोटेट फुल्ली ऑन इट्स एक्सिस एवरी 27 days. The sun takes 2 to 6 million years to revolve around the Milky Way. The sun is made of hydrogen and helium. It's so bright it can blind you and burn you when on Earth. It has surface temperature 5500 डिग्री सेल्सियस। तो कहने के जो हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर बना है, तो कहने के जो हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो कहने के एक तरह से हीलियम का निर्माण होता है और उसी समय जो लाइट है वो उसका उत्सर्जन होता है। यहाँ पर लाइफ साइकिल दिखाई हुई किसकी? सन की। तो जिसका बर्थ दिखाया हुआ यानी जिसका बर्थ दिखाया हुआ बिलियन ऑफ इयर्स अप्रोक्सीमेट, नॉट टू स्केल। एक तरह से कहीं ना कहीं जो बर्थ हुआ फिर धीरे धीरे अभी कहाँ है सूर्य? तो जहाँ अभी नाव दिखाया हुआ 4 से 5 बिलियन में दिखाया हुआ कि कहीं का सूर्य यहाँ है। फिर धीरे धीरे आने वाले समय में जो ग्रेजुअली वार्मिंग होगा, धीरे धीरे इसका जो कहीं का शेप है बदलता जा रहा है, फिर रेड जाइंट बनेगा, फिर एक तरह से जो प्लानिटरी नेबुला में कन्वर्ट होगा, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक तरह से व्हाइट डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो लाइफ साइकिल है वो सन की दिखाई हुई है। फिर हम देखते हैं जो एनाटॉमी ऑफ द सन वो क्या है? तो इसके बीचों बीच में क्या है? तो इसके बीचों बीच क्षेत्र में कोर है, फिर उसके बाहर के क्षेत्र में रेडियो एक्टिव जोन है, उसके बाद में कन्वेक्शन जोन है, उसके बाद आती है फोटोस्फीयर, फिर उसके बाद आती है क्रोमोस्फीयर और आखिरी में आती है कोरोना क्षेत्र। तो हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि जो सूर्य में जो कोर क्षेत्र है वो कहाँ होता है? तो बीचों बीच में होता है। जो कोरोना उसकी बाहरी परत होती है। जो क्रोमोस्फीयर क्या है? तो कहीं ना कहीं जो कोरोना के बाद की जो लेयर होती है उसे क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। किसके बीच में है? तो कहीं ना कहीं फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के कोरोना के बीच में जो लेयर है उसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। इसे रेडियो एक्टिव जोन पूछ सकता है। तो कोरोना और कन्वेक्शन जोन के बीच में जो लेयर होती है उसे रेडियो एक्टिव जोन बोलते हैं। कन्वेक्शन जोन कहाँ है? तो कहीं फोटोस्फीयर और जो रेडियो एक्टिव जोन के बीच में कन्वेक्शन जोन से। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। तो जैसा कि हमें कि कई दिनों से जो चर्चा में बना हुआ है कि जो चीते हैं उनको अब मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित जो कुन्नू नेशनल पार्क में जो बाड़े उसमें छोड़ दिया गया है। तो अब उसी से संबंधित जो खबर है अब उसको देखते हैं हम, क्योंकि हम रोजाना कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश है उसके नेशनल पार्क को देख रहे हैं। हमने चीता के बारे में 3-4 दिनों से हम लगातार इसी पर बातचीत कर रहे थे। तो आज हम कुछ नई खबर देखते हैं, यानी आज कुछ नई जानकारी जानने की करते हैं। तो आज हम देखेंगे जो नेशनल पार्क इन इंडिया में उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो ये एक जो नेशनल पार्क्स का मैप है किसका? भारत का। ये स्टेट बाउंड्री, ये कंट्री बाउंड्री और ये कंट्री कैपिटल दिखाई हुई, और ये जो पेड़ जैसा निशान है वो किसका है? तो नेशनल पार्क्स का है। तो हम पहले देख लेते कि जो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में कौन सा है, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला। तो लद्दाख में हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़
हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय, उत्तराखंड में जो नंदा देवी, कार्बेट, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर्स। फिर हम चलते हैं यूपी में तो दुधवा, फिर उसके बाद चलते हैं इधर कंचनजंगा यानी सिक्किम में कंचनजंगा हो गया, असम में काजीरंगा और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, इधर नागालैंड में माफ कीजिए मणिपुर में सिरोही को दिखाया हुआ है और इधर कहीं ना कहीं केबो लामजाओ जो कहीं ना कहीं एक तरह से मणिपुर वाले क्षेत्र में दिखा रखा है। देखें इधर वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, इधर झारखंड में बेल्टा, मध्य प्रदेश में शिवपुरी, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार भोपाल जू, राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और डेजर्ट नेशनल पार्क्स। उसके बाद गुजरात में गिर, मेरीन, लिटिल रन ऑफ कच्छ और एक है वेलवेंदर, वेले वदर और फिर उसके बाद है वंशदा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में चलते हैं तो उसमें है संजय गांधी, ताड़ोबा और नागजरी। फिर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और कंकर वैली, ये छत्तीसगढ़ के हो गए। फिर गोवा में मोलोन, फिर कर्नाटक में दांदेली, फिर चलते केरला में तो इसमें नागरहोल, साइलेंट वैली और कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु और केरला की बाउंड्री पे कौन सा आ गया तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। और यहाँ पे कर्नाटक में दिखाया हुआ बांदीपुर और एक और जो गुंडे कहीं ना कहीं पुडुचेरी में दिखाया हुआ है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्नाटक में एक सफारी वाला नेशनल पार्क दिखा रखा है। तो इस तरह से हमको इस मैप को देखना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। ओएनजीसी ने अप्रत्याशित लाभ कर खत्म करने का किया अनुरोध। तो जीएस3 टैक्स एंड रेवेन्यू से जोड़ सकते हैं हम। तो भारत की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने सरकार के से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगाए गए अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल टैक्स को खत्म करने का अनुरोध किया है। तो सरकार को कहा है कंपनी ने कि लाभांश के रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सरकार को कर वसूलने के लिए, मतलब एक तरह से करने राजस्व की उगाही करने के लिए। सरकार ने प्राकृतिक गैस के लिए यह मूल्य तय किया है। वैश्विक कीमतों में आए उछाल से तेल कंपनियों का लाभ अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। तो इसी को देखते हुए कहने का जो विंडफॉल टैक्स कब लगाया जाता है, जब कंपनियों का बिना उनके जो क्षेत्र या निवेश में बढ़ोतरी किए ही उनके जो राजस्व में अगर वृद्धि होती है यानी अप्रत्याशित लाभ होता है, तो उसी को देखते हुए सरकार उन पर जो विंडफॉल टैक्स यानी अप्रत्याशित लाभ कर लगा देती है। उसके बाद देखते हैं हम बाली में होने वाले WTO की बैठक में गोयल करेंगे शिरकत। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध ग्लोबल ग्रुपिंग अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो देख लेते खबर क्या है। तो WTO की विवाद समाधान सुधार पर चर्चा के लिए 21 सितंबर को इंडोनेशिया के बाली में होने वाले जा रहे G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक में उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शिरकत करेंगे। 21 सितंबर को G20 की व्यापार, निवेश और उद्योग पर आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए बाली में मौजूद रहेंगे। तो हम यहाँ पर जो इंडोनेशिया का मैप है, G20 है, WTO के बारे में देखते। तो पहले हम WTO के जो फैक्ट्स उनको देख लेते हैं। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो 1 जनवरी 1995 को। तो इससे पहले कौन सा था, तो गेट था। फिर क्रिएटेड बाय उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन 1986-97 में। फिर इसकी मेंबरशिप को देखते तो 164 मेंबर्स रिप्रेजेंट 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। इसका बजट दिखाया कि 197 मिलियन स्विस फ्रांसिस फॉर 2022। इसका सेक्रेटरी स्टाफ दिखाया, इसका हेड कौन है, तो डायरेक्टर जनरल कौन है, तो नगोजी ओकोंजो इसके हेड है। फिर इसके फंक्शन देखें तो विश्व व्यापार संगठन व्यापार समझौतों का प्रशासन करना यानी व्यापार समझौता के लिए फोरम बनाना, व्यापार विवादों से निपटान करना, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करना, विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण मुहैया कराना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। फिर और एरियास एक्टिविटी, तो इसकी जो WTO की उसकी एक्टिविटी क्या है, तो ट्रेड नेगोशिएशन करना, डिस्प्यूट सेटलमेंट करना और इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग करना और बजट बिल्डिंग ट्रेड कैपेसिटी को बिल्ड करना। तो ये इसके एक्टिविटीज है। तो हमें छोटा सा ओवरव्यू लेना था किसके बारे में, WTO के बारे में। अब देख लेते हैं हम व्हाट इज G20 यानी जो ग्रुप 20 उसमें क्या है। तो कहने की एक तरह से जो ग्रुप 19 वर्ल्ड मेजर डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज यानी एक तरह से नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन का एक अच्छा उदाहरण बोल सकते हैं इसको हम, जिसमें कहने के तो 19 तो कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन को शामिल करते हुए ये G20 बनता है। कहने की जो फर्स्ट मीटिंग 1999 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। द फर्स्ट लीडर समिट वाज हेल्ड इन 2008। इसमें दिखाया कि जो G20 है तो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर
फ्रॉम दिस कंट्रीज, कहीं ना कहीं एक तरह से कंट्रीज में जो कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 2/3 है। दिस कंट्रीज अकाउंट फॉर 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, कहीं ना कहीं एक तरह से 85% एक तरह से योगदान दे सकती है, अपना वर्ल्ड जीडीपी देती है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा का, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, यूके, टर्की, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अरेबिया, रशिया, यूएसए और यूरोपियन यूनियन शामिल है। अब इसका हम मैप देखते हैं। तो साउथ अफ्रीका से, मतलब अफ्रीका से कौन सा है, तो कहीं एक तरह से साउथ अफ्रीका हो गया, कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट से साउथ अरेबिया हो गया, और इधर कहीं का टर्की शामिल हो गया। इसके बाद रशियन, फिर उसके बाद चाइना, इधर से साउथ कोरिया, जापान, इधर से वियतनाम, इधर से सिंगापुर, सिंगापुर के बाद जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया शामिल, इधर से भारत हो गया। चाइना की बात हमने कर ही ली है। इधर से गोयना, सीनेगल, और इनको तो बातचीत चल रही है इनको भी शामिल करने की। ये यूरोपियन यूनियन की तो हमने बात कर ली। एक्चुअल में वियतनाम इसमें शामिल नहीं है, ये जो दिखाया हो ना इस कलर में, ये शामिल नहीं है। जो ब्राजील, अर्जेंटीना, ये साउथ अफ्रीका से 2 कंट्री हो गई हैं। फिर इधर से कनाडा, यूएसए और मेक्सिको शामिल हो गए। यानी जो गेस्ट कंट्री थी जो इस कलर में दिखाया हुआ है, ये एक तरह से गेस्ट कंट्रीज है। और जो G20 कंट्रीज कौन सी, तो ये वाली G20 कंट्रीज है। तो इस तरह से हमको जो G20 का मैप है उसको देखना। तो अब हम इंडोनेशिया का मैप को देखते हैं। तो ये इंडोनेशिया का मैप हो गया है, यानी कहाँ अवस्थित है, तो कहीं ना कहीं जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वहां पर अवस्थित है एक तरह से। यानी इधर से इंडियन ओशन हो गया और इधर से पैसिफिक ओशन हो गया, उसके बीच में अवस्थित है। और इसके जो द्वीप से वो दिखाए हुए हैं, यानी कौन सा, इधर से वाला तो सुमात्रा, इधर से कहीं ना कहीं एक तरह से दिखाया हुआ जकार्ता यहाँ पर अवस्थित है। ये बांडुंग, ये कहीं ना कहीं जावा हो गया इधर ही। और यहाँ पर दिखाया हुआ जावा सी, ये बोर्नियो, इधर फ्लोरेस सी, ये बाली सी, ये बाली दिखाया हुआ है जहाँ कहीं ना कहीं जो मीटिंग होने वाली है। ये लेजर सुंडा आइसलैंड्स, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मलक्का स्टेट दिखाई हुई है, ये अंडमान सी हो गया, ये साउथ चाइना सी से जोड़ने का काम कर रही है। ये मलेशिया हो गया, ये सिंगापुर अवस्थित हो गया यहाँ पर, और ये साउथ चाइना सी, और ये फिलीपींस सी, ये सेलिबस सी, और ये कहीं ना कहीं जो इक्वेटर है, तो इसी के नीचे कहीं ना कहीं एक तरह से जो जावा जो आइलैंड्स है वो अवस्थित आ गया है। ये एक तरह से यहाँ जावा सी के बाद ये फ्लोरेस सी, ये बांडा सी दिखाया हुआ है यहाँ पर। और इधर इंडियन ओशन हमने देख ही लिया है एक तरह से, इधर से इंडियन ओशन से घिरा हुआ, इधर से पैसिफिक ओशन, इधर से साउथ चाइना सी, इधर फिलीपींस आ गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रूनोई, ये ब्रूनोई दिखाया हुआ है, ये मलेशिया हो गया। और यहाँ पर जो मक्कासर स्टेट है वो दो वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करी, तो एक तो जावा सी और एक सेलेबस सी को जोड़ने का काम कर रही है। ये सुंडा आइलैंड्स इधर न्यू गोयना का दिखाया हुआ है, पपुआ, तो कहने की इक्वेटर के नीचे अवस्थित है। और ये इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया, नीचे गल्फ ऑफ कारपेंट्री कहाँ अवस्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ये टाइमर सी, ये टाइमर ईस्ट टाइमर, ये बांडा सी, ये अराफोरा सी, तो कहीं ना कहीं हम इनको जब ज्योग्राफी में पढ़ते तब वहाँ इनके नाम सुनते भी हैं, हम इनको देखते भी हैं। तो इस तरह से हमको जो इंडोनेशिया है उसकी मैप को देखना है। अब देखते हैं हम अगली खबर, जो GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी एंड एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल से जोड़कर देख सकते हैं। तो कृषि विशेषज्ञ बोले पंजाब के लिए उपयुक्त नहीं बायो डीकम्पोजर। तो पहले देख लेते कि जो बायो डीकम्पोजर तकनीक, बायो डीकम्पोजर यानी इसका प्रयोग खेतों में पड़े फसल के अवशेषों को तत्काल खाद बनाने के लिए किया जाता है तथा मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बड़े पैमाने में केंचुए पैदा होते हैं और पौधे की बीमारियों को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसको देशी गाय के गोबर से सूक्ष्म जैविक जीवाणु निकालकर बनाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि जो बायोडिकम्पोजर है वो क्या है। तो अब देखते हैं हम इसको कि क्यों किसान विरोध कर रहे हैं और क्यों जो पंजाब की यूनिवर्सिटी ने इसका विरोध किया है। तो पराली निस्तारण के लिए दिल्ली मॉडल की तरह पंजाब में बायो डीकम्पोजर का किसान विरोध कर रहे हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहीं के जो बायो डीकम्पोजर को लेकर जो बनाई थी ये तकनीक, तो कहीं के जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने इसका विरोध किया है, कहा है कि ये पंजाब के लिए उपयुक्त तो नहीं है, पराली को आसानी से गलने में मदद करता है या नहीं, लेकिन परिणाम सकारात्मक नहीं आए। ऐसा जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उन्होंने जब परीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि इसके परिणाम सकारात्मक नहीं आए। किसानों द्वारा भी बायो डीकम्पोजर का विरोध किया जा रहा है। तो समस्या यह है कि पहले पराली को चौपर करने के लिए कहा जाता है, किसानों को पहले चौपर लगाना होगा,
फिर स्प्रे करना होगा। स्प्रे करने के लिए खास मशीनें बनाई गई हैं जो काफी महंगी है, और इसके बाद पराली को मिट्टी में मिलाकर पानी लगाना पड़ेगा, और यह प्रक्रिया काफी महंगी है और इसका खर्च किसानों पर पड़ेगा, और किसान इतना खर्च नहीं उठा सकते। और इतना ही नहीं, जमीन में पानी की वजह से बहुत ज्यादा नमी होने के चलते 10 से 15 दिन गेहूं की बिजाई में कमी मतलब नहीं की जा सकती, और पराली को कहीं ना कहीं आग न लगा, इसलिए तो ये मॉडल विकसित किया गया है। अगर सरकार किसानों को आर्थिक मदद करे तो पराली नहीं जलाएंगे। बायोटिक कंपोजर इसलिए कामयाब नहीं होगा क्योंकि किसानों को अगली फसल की बिजाई के लिए 25 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तो हमने देखा कि किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कहना भी सही है कि कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो फसल की बिजाई में कहीं ना कहीं 25 दिनों का इंतजार करना पड़ता है, तो वो इतना रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक महीने में कहीं ना कहीं जो जलवायु है वो परिवर्तन हो जाती है, तो जो उसके लिए अनुकूल ही नहीं रहेगी फसल, तो फिर उसका बुआई करने का भी क्या फायदा। फिर कहीं ना कहीं जो मॉडल विकसित किया गया है, तो दिल्ली मॉडल क्यों कहा इसको, क्योंकि जो हमको पता है कि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, तो वायु गुणवत्ता को लेकर समस्या रहती है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली मॉडल है, कैसे जो पराली किसान जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है, तो एक तरह से वो प्रदूषण का कारण बनता है। तो इसी को देखते हुए पराली को न जलाकर किस तरह से उसका खाद के रूप में उपयोग किया जाए, किसानों को उससे किस तरह से आर्थिक लाभ पहुंचाया जाए, इसलिए टेक्नोलॉजी विकसित की, लेकिन ये पंजाब में सफल नहीं हो पा रही है। तो इसी को देखते हुए ये चर्चा में था। तो इस तरह से हमें हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना था कि जो बायोडिकम्पोजर है वो क्या है। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद और शांति स्थापना पर होगा भारत का फोकस। तो संयुक्त राष्ट्र यानी जो 20 सितंबर से शुरू होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान आतंकवाद, शांति स्थापना, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई और कोविड टीकों का समान वितरण भारत के लिए प्रमुख फोकस रहेगा। तो अब हम संयुक्त राष्ट्र महासभा उसको देखते हैं। तो ये है जनरल असेंबली यानी यूनाइटेड नेशन, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो वर्किंग ऑफ द जनरल असेंबली देखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए संगठन का मुख्य नीति निर्धारण अंग है। सभी सदस्य देशों को शामिल करते हुए यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा कवर किए गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के पूर्ण स्पेक्ट्रम की बहुपक्षीय चर्चा के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से प्रत्येक के पास समान वोट है। अब देख लेते हैं कि जो यूएनजीए आल्सो मेक द की डिसीजन फॉर द यूएन इंक्लूडिंग एक सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव को कहने के एक तरह से उसका चुनाव करना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना, संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देना, तो ये इसके कहीं ना कहीं एक तरह से डिसीजन है। विधानसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर से दिसंबर तक नियमित सत्रों में होती है। तो कहीं ना कहीं अभी सितंबर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी जो गए अपने विदेश मंत्री जी, तो कहीं ना कहीं बैठक शुरू होगी अब इसकी, जिनमें कहीं ना कहीं उसके बाद जो आवश्यकता अनुसार ये समर्पित एजेंडा आइटम या उप वस्तुओं के माध्यम से विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करता है, जिससे संकल्पों को अपनाया जाता है। और 70 यानी 77वें सत्र कब हो रहा है, तो 2022-23 में हो रहा है, जो भी होने वाला है। तो महामारी एकमात्र मुद्दा नहीं है जिसका दुनिया सामना कर रही है। नक्सलवाद, असहिष्णुता, असमानता, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, भूख, सशस्त्र संघर्ष, अन्य बीमारियां वैश्विक चुनौतियां बन गई हैं जो कहीं न कहीं वैश्विक कार्रवाई की मांग करते हैं। महासभा सभी पक्षों को एक साथ लाने और भविष्य के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। तो ये तो बात की थी किसके बारे में कि किस तरह से इसको और काम करना चाहिए आगे आने वाले समय में। इस तरह से हमने उसका जनरल ओवरव्यू ले लिया कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है। तो अब हम जो ब्रिटेन है उसके बारे में देख लेते हैं, उसके मैप का एनालिसिस करते हैं। तो पहले देखते हैं कि जो ब्रिटेन है वो क्या है, जो ग्रेट ब्रिटेन है वो क्या है। तो जैसे इसमें दिखा हुआ कि जो ये स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इनको मिलाकर क्या बनता है, तो इसको मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। यानी जो ब्रिटेन बोलते हैं तो वो कौन है, एक तरह से इंग्लैंड को हम ब्रिटेन बोलते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन समझ में आ गया आपको कि ग्रेट ब्रिटेन किनको मिलकर बनेगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। फिर जब नॉर्थ आयरलैंड इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है किसके अंदर, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थ आयरलैंड मिलकर कहीं ना कहीं जो यूके की बात करते हैं वो मिलकर बनता है। लेकिन अब जैसे हमने यूके की बात कर ली, अब इसके अंदर अगर आयरलैंड को, पूरे आयरलैंड को मिला लिया जाए, यानी अभी हमने नॉर्थ आयरलैंड को मिलाया था, लेकिन अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी मिला लिया जाए तो ये पूरा तरह से बनता है ब्रिटिश आइसलैंड मिलकर बनता है। तो इस तरह से हमको देखना है कि जो ग्रेट ब्रिटेन क्या है,
यूके क्या है, जो ब्रिटिश आइसलैंड है वो क्या है। इस तरह से टर्मोलॉजी को समझना है। अब हम ब्रिटेन के मैप का एनालिसिस करते हैं। तो ये हो गया ब्रिटेन का मैप, यानी जो स्कॉटलैंड का मैप है, ये नीचे इंग्लैंड आ गया, ये नॉर्थ आयरलैंड आ गया, ये नॉर्थ चैनल दिखाया हुआ है, और ये कहीं ना कहीं ये नॉर्थ सी दिखाए हुए हैं, और ये अटलांटिक ओशन। तो इस तरह से हमको इसके मैप को देखना है। यानी ये जो ऊपर मैप दिखाया है, मेन फोकस यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से स्कॉटलैंड पे किया हो, जहाँ ग्लासगो की जो COP 26 की बैठक हुई थी अभी पिछले साल, पिछले कुछ महीनों पहले, ये सेंट्रल लोलैंड्स। तो ये पूरा यूनाइटेड किंगडम का मैप दिखाया हुआ। तो ये कहेंगे बीचों बीच में इसके कौन से माउंटेन्स आ गई है, तो ये पेनिनसुला माउंटेन्स दिखाई हुई, ये वॉल्स देख लिया हमने, ये लंदन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की कहीं ना कहीं एक तरह से ये लंदन में, मतलब इंग्लैंड में लंदन अवस्थित जो इसकी राजधानी, ये इंग्लिश चैनल हो गया। यहाँ टेम्स नदी जो कहीं ना कहीं इंग्लिश चैनल में जाकर गिर रही है, नॉर्थ सी। और ये कहीं ना कहीं प्राइम मेरिडियन कहीं ना कहीं इसी के किनारे लंदन अवस्थित है। और ये बर्मिंघम, ऑक्सफोर्ड, ब्रिस्टल, थैम्स, और ये पोर्ट्समाउथ, ये डोवर कहीं ना कहीं जो इंग्लिश चैनल है, जो डोवर और कहीं ना कहीं फ्रांस के बीच में ये कनेक्टिविटी हो रही है। ये ये सेल्टिक सी, ये आयरिश सी, ये आउटर हेब्रिड्स, ये नॉर्थ आयरलैंड, ये बेलफास्ट है इसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर राजधानी है। ये अटलांटिक ओशन हो गया है, ये स्कॉटलैंड की बात कर ली हमने, ये हाईलैंड्स हो गए ऊपर, और ये ग्लासगो की बात हमने कर ली अभी, ये आइसले ऑफ मैन, ये बेन नेविस, ये एडिनबर्ग, ये लिवरपूल, ये लीड्स। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद अब बीमारियों का प्रकोप, तब हम पाकिस्तान के मैप का एनालिसिस करते हैं। तो ये पाकिस्तान का फिजिकल मैप हो गया, जिसमें दिखाया हुआ कि इसकी सीमा इधर अफगानिस्तान से लग रही, ईरान से लग रही, इंडिया से लग रही है। और कहीं ना कहीं इस तरह से हमको इसके फिजिकल में जैसे ऊपर ये दिखाया हो कि जो काराकोरम रेंज आ गई, केटू है, ये हिमालय वाला क्षेत्र आ गया, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आ गया, जहाँ कहीं ना कहीं इसने एक तरह से जो POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से इलीगली एक तरह से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है जो भारत का क्षेत्र है। ये पंजाब के मैदान आ गई है, जो कहीं ना कहीं इंडस नदी है ये होकर जा रही, तो कहीं ना कहीं जो इंडस वैली है ये अवस्थित है। ये पंजाब के मैदान हो गए, जहाँ कहीं ना कहीं जो सिंधु है वो सिंधु नदी होकर निकल रही है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये पाकिस्तानी सुलेमान रेंज अवस्थित हो गई, ये बलूचिस्तान का पठार है, ये सिंध आ गया है, ये पंजाब वाला आ गया है। अब हम इसका अन्य मैप देखते हैं। ये नीचे अरबियन सी आ गए, इंडस रिवर अरब सागर में जाकर गिर रही है। और यहाँ पर दिखाया हुआ कि किस तरह से जो ये क्षेत्र है एक तरह से पहाड़ी क्षेत्र दिखाया हुआ है पूरी तरह से। केवल यही जो है, यहीं पर ज्यादातर कृषि होती है इसकी। कुछ क्षेत्र बलूचिस्तान में दिखाया हुआ है, जहाँ एक तरह से मैदानी क्षेत्र है। ये पाकिस्तान का अन्य मैप है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो इंडस नदी अभी हमने देखी, ये इंडस नदी, ये खैबर दर्रा जहाँ से विदेशी आक्रांता भारत में एंटर करते थे, ये काबुल नदी कहीं कि एक तरह से इंडस की सहायक नदी है, किधर से जाकर मिल रही है, तो दाएं तरफ से जाकर मिल रही है। ये हिंदू कुश रेंज हो गई ऊपर, इधर अफगानिस्तान से हमने देख ली इसकी सीमा लग रही है, ईरान से, इंडिया से, और चाइना से इसकी सीमा लगती है। तो चाइना से इसकी सीमा नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि बीच में अफगानिस्तान आ गया, और जहाँ कहीं ना कहीं जो CPSC का विस्तार किया जा रहा है, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो कहीं ना कहीं वो हमारे POK से होकर, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजर रही है, जो हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। ये लाहौर, ये पंजाब दिखाया हुआ है इसका, ये गुजरात, ये मुल्तान, ये क्वेटा, और ये बलूचिस्तान का पठार देख ही लिया हमने। ये इंडस रिवर, ये हैदराबाद, ये सुकूर, ये किरदम नेशनल पार्क, ये कराची, ये ग्वादर पोर्ट जिसका चाइना निर्माण कर रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अवस्थित हो गया है। ये हिंगोल नेशनल पार्क, ये मशकाई रिवर्स होकर निकल रही है बलूचिस्तान पठार से, ये कोटा जोप, फिर पेशेवर। तो इस तरह से हमको इसके मैप को देखना है। जो कहीं न कहीं नदी अभी जो बाढ़ आई है, तो कहीं न कहीं जो नदियाँ उफान पर आ गई थी, जिससे कहीं न कहीं ये क्षेत्र है एक तरह से जलमग्न हो गया था, जिससे अब कहीं न कहीं जो यहाँ पर जलमग्न होने की वजह से क्या हुआ कि जो अब उससे जो जनित बीमारियाँ है, कैसे कि अब मान लो पानी जमा होगा तो उससे कहीं न कहीं जो मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होने से कहीं न कहीं जो मलेरिया है या मच्छर जनित जो बीमारियाँ है, वो फैलने का जो आसार है वो बढ़ गया। जिससे कहीं न कहीं एक तरह से इसको हमारा जो पड़ोसी उसके लिहाज से भी देखना है कि मान लीजिए ये जो मच्छर जनित बीमारियाँ है, ये पाकिस्तान को इफेक्टेड नहीं करेगी, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारा सीमा लगती है, तो कहीं न कहीं जो हमारे सीमावर्ती गाँव हैं उनको भी प्रभावित कर सकती हैं। तो इस तरह से हमको इसको अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर कर भी जोड़ना है, क्योंकि कहीं न कहीं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो महत्वपूर्ण ही है, और कहीं न कहीं हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इसको देखना है। अब देखते हैं हम कुछ ज्ञानवर्धन चीजें। 1918-93
आज ही न्यूजीलैंड ने नए इलेक्टोरल एक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे और न्यूजीलैंड पहला राष्ट्र बना था जहां महिलाओं को का अधिकार प्रदान किया गया था। महिलाओं को मताधिकार देने वाले अंतिम राष्ट्र कौन सा है? तो सऊदी अरब है। और वेटिकन सिटी में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं है। यानी आज भी कहीं न कहीं वही पुरानी सोच पर वेटिकन की सिटी है और नागरिक जी रहे जहाँ आज भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। अब देखते हैं हमारी जो महत्वपूर्ण सबसे खबर है, भारत पाक में जल बंटवारे को लेकर हुआ सिंधु जल समझौता। तो भारत से पाकिस्तान जाने वाली 6 नदियों के जल बंटवारे को लेकर 1960 में आज ही सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें रावी व्यास सतलज के जल पर भारत को अधिकार मिला और सिंधु चिनाब झेलम का जल पाकिस्तान को देने की सहमति बनी है। इसके बारे में हम और अन्य चीजों को देखते हैं। GS1 से संबंधित जब हम नदी तंत्रों के बारे में पढ़ते हैं तब वहां कहीं न कहीं इसका जिक्र आता है कि सिंधु जल समझौता क्या था। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है सिंधु जल समझौता। तो 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटा गया। पूर्वी हिस्से की नदियां रावी, व्यास और सतलज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है और पश्चिमी हिस्से की नदियां जैसे सिंधु, चेनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकेगा। यानी 80% पानी कौन उपयोग करेगा? तो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह से ये सिंधु जल समझौता था। तो यहाँ पर दिखाई हुआ कि सिंधु नदी, सिंध का बाप हिमनद, तो यहाँ इसका बाया तट हो गया, दाया तट हो गया, तो सिंधु नदी हो गई। ये झेलम और चिनाब होगी, तो इसका पानी कौन इस्तेमाल करेगा? तो 80% पानी इसका पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और 20% पानी केवल भारत इस्तेमाल करता है। और ये नीचे रावी, व्यास, सतलज, तो इसका पानी कौन इस्तेमाल करता है? 80% पानी भारत इस्तेमाल करता है और 20% पानी पाकिस्तान के लिए देता है। और यहीं पे कहीं का जो व्यास है और सतलज पे यही कहीं का हरिके बैराज बनाया हुआ है, जिससे कहीं का जो राजस्थान को पानी की आपूर्ति की जाती है। ये झेलम में बेरीनाथ झरना है झेलम के किनारे। और ये कहीं के जो बाएं तट या दाएं तट किस तरह निर्धारण किया जाता है? तो सिंधु नदी जिस साइड बह रही है तो इस साइड इसका दायां हो गया और इस साइड इसका बायां हो गया है। तो इस और पंजाब का नाम कहीं कहीं 5 नदियों के नाम पर ही कहीं कहीं पंज प्लस आप 5 नदियों का जहाँ संगम होता है उसको पंजाब बोलते हैं। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। उसके बाद हम देखते हैं जो भारत का एक तरह से जो फिजिकल मैप उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ दिखा हुआ है कि ऊपर कौन सा होगी? पामीर ग्रंथि होगी, यानी जिससे हिंदू कुश कुल्लू पहाड़ियाँ जुड़ी हुई है। हिमालय वाला क्षेत्र हो गया है जिसमें कहीं ना कहीं जो कैलाश श्रेणी, ये जांस्कर श्रेणी, ये काराकोरम, ये लद्दाख श्रेणी, ये केटो अवस्थित हो गई है। और कहीं ना कहीं जो नदियां है झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो कहीं ना कहीं यहीं से होकर निकल रही पहाड़ी क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों से। ये सुलेमान श्रेणी जो भी हमने देखी पाकिस्तान में अवस्थित हो गई है। और ये हिमालय के एक तरह से शिवालिक है, मध्य शिवालय, ग्रेटर हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। ये गंगा का बेसिन हो गया है और ये ब्रह्मपुत्र का बेसिन हो गया। ये गारो खासी, जयंतिया, ये ब्रह्मपुत्र नदी। फिर कहीं की जो गंगा है, यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी, ये 100 नदी आ रही है। जैसे नीचे चंबल नदी आ रही है। ये अरावली श्रेणी हो गई, ये भारतीय मरुस्थल हो गया। ये माही नदी गुजरात से जा रही है। ये नर्मदा तापी अरब सागर में जाकर गिर रही है। ये मालवा का पठार, ये विंध्य श्रेणी सतपुड़ा के बीच में से नर्मदा होकर निकल रही है। ये महादेव पहाड़ियों सतपुड़ा के बीच से कहीं कहीं तापी नदी होकर निकल रही है। दक्कन का पठार हो गया है। ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट, ये कोरमंडल तट, ये मालाबार तट, और ये महेंद्रगिरी, ये उत्तरी सरकार तट आ गया। ये छोटा नागपुर का पठार, ये महानदी होकर निकले जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर कहीं गई फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये पश्चिम घाट की बात कर ली, नीलगिरी पहाड़ियां, ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं जहाँ अनाईमुड़ी जो कहीं गई, और नीचे नीचे कार्डमम की पहाड़ियां अवस्थित हो गई हैं। ये कावेरी नदी होकर जा रही है। कृष्णा, माफ कीजिए, नीचे कृष्णा और कहीं कहीं तुंगभद्रा मिलकर कृष्णा का निर्माण करती है। ये गोदावरी नदी हो गई है। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है। ये अन्य मैप एक और है जिसमें कहीं कहीं लद्दाख है, जांस्कर रेंज दिखाई हुई है, काराकोरम है, ये केटो अवस्थित है। यहीं से कहीं कहीं इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज होकर निकल रही है, फिर पाकिस्तान में एंटर करती हैं। ये ब्रह्मपुत्र, और इधर गारो खासी जयंतियाँ देख ली हैं। ये दापला, ये मिश्मी, और ये पटकोई बोम, ये मिकिर हिल्स, ये नागा हिल्स, बराई रेंज, ये मिजो हिल्स, गारो खासी जयंतियाँ, ये हजारीबाग का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, ये बघेलखंड, ये कैमूर हिल्स, ये बुंदेलखंड हिल्स, ये अरावली रेंज, ये राजस्थान बागर, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये थार डेजर्ट हो गया। ये रन ऑफ कच्छ, और ये कीर्तर पेनिनसुला, ये गिर हिल्स की आगे, ये अजंता हिल्स, महादेव हिल्स, विंध्या रेंज, और इधर
जो पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, ये दक्कन का पठार, ये सतमाला हिल्स, ये अजंता हिल्स की बात कर ली, सतपुड़ा रेंज की बात कर ली हमने। उसके बाद ये अन्नामुड़ी, ये कार्डेमम हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ये दोदा बेटा, और एक पाक स्टेट हो गई है इधर, ये कोरोमंडल तट, ये मालाबार तट, ये कोंकण तट, ये लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर। तो इस मैप का आप और अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। हमारा मैप तो ये मतलब न्यूज़पेपर तो ये एनालिसिस खत्म होता है, लेकिन अब हम गूगल मैप को देखते हैं जो कंट्रियों का जिक्र हमने किया था। जिस नक्सलबारी गांव की हम बात कर रहे थे वो पश्चिम बंगाल में अवस्थित होगी। नक्सलाबारी कुछ नक्सलाबारी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक बस्ती है और कहीं न कहीं यही सशस्त्र क्रांति के विचार वाले विफल नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ हम थोड़ी सी इसकी इमेज देखते हैं। और सुनिए ये पर सिलीगुड़ी अवस्थित हो गया है। ये तीस्ता नदी है, तो तीस्ता नदी की किस साइड अवस्थित है ये? तो कहीं ना कहीं पश्चिम की साइड अवस्थित है। और ये नक्सलबाड़ी हो गई, यानी एक तरह से इसकी सीमा एक तरह से इधर नेपाल के पास में अवस्थित हो गया, एक तरह से सिलीगुड़ी वाला डोर। ये ऊपर सिक्किम हो गया है, ये दार्जिलिंग हो गया है। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को देख लेते हैं। तो ये अफगानिस्तान, ईरान और ये इस साइड भारत हो गया है। ये लाहौर, ये इस्लामाबाद। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर? ब्रिटेन चलते हैं। तो ये अरब सागर, ये अदन की खाड़ी तो होते लाल सागर से, सुएज कैनाल से होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए, कहीं जिब्राल्टर से होते हुए हम पहुंचेंगे बिस्किट की खाड़ी से होते हुए, ये इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल से ये आ गए हम यूके की साइड, यानी लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल, मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, वेल्स, ये आयरलैंड, ये उत्तरी आयरलैंड। और ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, जहाँ दिखाए हुए गिलगिट, ये केटू, यहाँ ही काराकोरम, ये जांस्कर, यहाँ लद्दाख श्रेणी अवस्थित हो गई है। और ये कहीं के जो प्योंगयांग लेक है वो अवस्थित हो गई है, यानी पोंगोंग लेक्स, जहाँ कहीं के भारत और चीन के बीच में विवाद चलता रहता है। ये गोखरा, तो कहीं का हम इनको न्यूज़ में सुनते रहते हैं। ये लेह, कारगिल, ये हेमिस नेशनल पार्क्स, ये श्रीनगर, गुलमर्ग, अनंतनाग, पहलगाम, ये कटरा, ये रावलपिंडी इधर पाकिस्तान में अवस्थित हो गया, इस्लामाबाद, ये मुजफ्फराबाद, ये कुपवाड़ा, शारदा, ये नंगा पर्वत, ये सिलास। और यहाँ पर कहीं कहीं ये अफगानिस्तान की सीमा लग रही है 106 किलोमीटर। तो इस तरह से हमको गूगल मैप को भी देखते रहना है। तो हमारा जो विश्लेषण ये समाप्त करते हैं। आप अपने सुझाव जरूर दीजिए ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें, और आपकी कमियों को जरूर बताइए ताकि हम उनका समाधान करने का प्रयास कर सकें। तो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।